जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुका है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपना महाकुंभ मैराथन की एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आप लोगों को 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं सबका डिस्कशन करता हूँ। पर इस पहले पार्ट में मेरी कोशिश होती है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2018 से लेकर के 24 तक पहले उनका डिस्कशन होता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो सीडीपी में आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा क्वेश्चंस को लेकर के उनके सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखिए सीडीपी के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा 1 सेकंड के लिए आप लोगों से। ठीक है ना, आप लोगों को पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। दूसरा ध्यान ये देखना है कि क्वेश्चन आपसे पॉजिटिव वे में पूछ रहा है या नेगेटिव वे में पूछ रहा है। आपको उसी हिसाब से अपने आंसर को सिलेक्ट करना है और कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, कि जैसे आपको ये जरूर पता हो जाए कि ये वाला ऑप्शन तो सच में ही नहीं हो सकता इसका आंसर। इस तरीके से आपको अप्रोच लगानी होती है इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम के वेस्ट किए आपका क्लास में शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़िएगा एक एक क्वेश्चन को, क्या कह रहा है उसके हिसाब से अपना सोल्यूशन दीजिएगा। ठीक है ना, देखिए कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं, यानी कि डेवलपमेंट की क्या अप्रोच होती है, क्या विशेषताएं हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है ना, तो यह कह रहा है कि यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित रहती है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट यानी कि विकास की बात करूं तो ये देखिए बच्चे मतलब गर्भ से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली क्रिया होती है और ये बहुआयामी होती है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराना। देखिए क्या है कि लास्ट मोमेंट में आपकी आंखों के सामने से जितना ज़्यादा क्वेश्चन गुजरेगा ना उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कि यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही बात है। जो डेवलपमेंट होता है वो जीवन भर चलती है। ठीक है ना, अच्छा कह रहे हैं इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है, नहीं जन्म के समय नहीं होती, ये गर्भ से ही हो जाती है, बूम टू टूम होती है। ठीक है ना, तो ये थर्ड ऑप्शन भी आपका कट जाता है। ठीक है, अच्छा आगे कह रहे हैं इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है, ये बिल्कुल सही बात कह रखा है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सेकंड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर। तो सेकंड और फोर्थ आपको डी ऑप्शन पे दे रखा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर आउट हो चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे ये दे रखा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहां पे कह रहा है विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो डेवलपमेंट होता है ये काफी ना सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव के मतलब होता है कि किसी टाइम पीरियड में कुछ अधिक हो जाता है डेवलपमेंट, कुछ कम हो जाता है, ये सेंसिटिव होने से मतलब होता है। ठीक है ना, जैसे कि कोई बच्चा किसी अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उसका डेवलपमेंट थोड़ा हाई हो सकता है, दूसरा बच्चा कम अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहा है तो उसका डेवलपमेंट कम हो सकता है। तो ये सेंसिटिव बोला जाता है। ये समय अवधि के प्रकारों पर भी डिपेंड करता है किस तरह से हो रहा है। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है। पहला ही ऑप्शन कह रहा है कि वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर होते हैं, ये बिल्कुल सही बात कर रहा है। संवेदनशील का मतलब वही है, एक सेंसिटिव टाइम पीरियड की बात है जब वो बच्चा कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर होता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। ठीक है, बाकी अदर ऑप्शंस की बात कर ले। कह रहा है वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं, नहीं केवल बहुत भावुक होते हैं जब, देखिए वैसे तो याद रखना सीडीपी के क्वेश्चन या पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम अगर कहीं बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है ऑप्शन पे तो आप 70% उसको नेगेटिव मान के चलना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अगला ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे गर्भधारण के जन्म की समय अवधि, ये कोई सेंसिटिव पीरियड की बात नहीं है। शैशवावस्था से किशोरावस्था की समय अवधि, ये भी सेंसिटिव की बात नहीं है। वो किसी भी समय अवधि, कोई भी समय अवधि उसका सेंसिटिव हो सकता है जब वो क्या करता है, अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति ज्यादा तत्पर हो जाता है। ठीक, उसके लिए वो सेंसिटिव माना जाता है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आपको पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको आंसर करने हैं। ठीक है, अगला आपसे कह रहा है कि एक शिक्षिका के रूप में आपकी मान्यताएं हैं कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। आप मानती हैं, आप एक टीचर हैं, आप मानते हैं कि वातावरण का बच्चों के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कह रहे हैं इस मान्यता के अनुरूप आपका क्या दृष्टिकोण होगा। ठीक है, अगर ऐसी मान्यताएं हैं तो आपका क्या दृष्टिकोण होगा।
पहला कह रहे हैं कि बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेंगी। बिल्कुल करेंगे, जब उन्हें जरूरत होगी तो हम सहायता प्रदान करेंगे एज ए टीचर, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से मतलब उबर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। सोचो, अगर मान लो कोई बच्चा किसी ऐसे बैकग्राउंड से आया है जिसकी वजह से उसके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स हैं, ठीक है ना, चाहे वो समाज को लेकर के हो, सोसाइटी के लेकर के हो, पढ़ाई के लेकर के हो, किसी भी चीज से लेकर के हो, नेगेटिव थॉट्स है। और ये मान्यताएं हैं कि बच्चे इन्वायरमेंट वातावरण में रह करके कुछ बेहतर डेवलप करते हैं। तो अगर हमारी क्लास में वैसा बच्चा आता है जो कि काफी नकारात्मक चीजों से जकड़ा हुआ है, तो जब हमारे साथ वो पढ़ाई करेगा कुछ दिन में धीरे धीरे उसके जो नकारात्मक चीजें हैं वो उससे उबर सकता है, बिल्कुल उबर सकता है, ठीक है ना। और जब भी उसको जरूरत होगी हम उसको एस्केप फोल्डिंग करने के लिए तैयार रहेंगे। यही तो होता है, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जैसे सोचो, आप जब हमारे चैनल से नहीं जुड़े थे तब आप पढ़ रहे थे, आपको मैथ और साइंस या सीडीपी में लेकर के कई सारे टॉपिक्स पे प्रॉब्लम रहे होंगे। तो अब धीरे धीरे आपको जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका हो गया, जैसे मैथ में मैं ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूं, तो जब आप चीजों को नए देखे होंगे तो जो आपके अंदर नेगेटिव थे कि नहीं क्वेश्चन को तो पूरा सॉल्व करने के बाद ही आंसर किया जा सकता है, अब उनसे आप उबर पा रहे होंगे कि नहीं ऑप्शन की मदद से भी हम शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती है, मदद करती है। आप ये एनवायरमेंट से ही तो सीख रहे हो, ठीक है ना। चलिए, तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। बाकी ऑप्शनों पे अगर मैं चर्चा करूं, कह रहा है बदलाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिए गए अनुभवों को महत्वपूर्ण नहीं मानेंगी। क्यों नहीं मानेंगे आप? महत्वपूर्ण मानेंगे, बिल्कुल ये गलत हो गया आपका। कह रहे हैं इस तथ्य पर विश्वास करेंगे कि वे बच्चे जो किसी गुणधर्म जैसे मौखिक कौशल में प्रवीण या कमतर है वह आगे चरणों में भी ज्यों का त्यों रहेंगे। ऐसा नहीं होता, समय के साथ उनके नॉलेज में क्या होता है, इजाफा होता है, चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। अगला क्या कह रहे हैं कि जीवन के पहले के कुछ वर्षों में हुई प्रबल नकारात्मक घटनाओं के से बाद में उबरा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप पहले पढ़ाई में अच्छे नहीं थे तो क्या जीवन भर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं रहेंगे, गलत है। अब सोचिए, जो लोग सीटेट नहीं पास कर पा रहे थे किसी वजह से, मैथ साइंस या सीडीपी की वजह से, अब उन्हें बहुत मजा आता होगा कि सर हमें तो बहुत हेल्प मिलती है क्लासेस से आपकी। बहुत सारे आप लोग कमेंट्स भी करते हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, लास्ट मोमेंट है, हम क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। कह रहे हैं स्कूल की बच्चों की समाजीकरण में क्या भूमिका होती है। देखिए, बच्चों के सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण में परिवार, समाज, दोस्त, रिश्तेदार, स्कूल और हर चीज़ का एक अहम भूमिका होती है। इनको कई सारे कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला कि जो बच्चे के साथ रहते हैं, जैसे माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए, जो एक ही एनवायरनमेंट में घर में रहते हैं, उन्हें प्राथमिक बोला जाता है, प्राथमिक एजेंसी बोला जाता है समाजीकरण की। अगर विद्यालय की बात करें या गैर दोस्तों की या रिश्तेदारों की, ये आपके सेकेंडरी में आ जाते हैं। तो फिलहाल हमसे यहाँ पे स्कूल के बारे में पूछा है कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण का कैसा है, तो ये प्राथमिक नहीं होता, ये द्वितीयक होता है, समाजीकरण की संस्था होती है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी होती है। तो ये बात एकदम आपको याद रहना चाहिए। केवीएस इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है फिलहाल, अब वैसे सीडीपी में इसमें भी पूछा जाता है, सीटेट में भी। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने की कौशल किस चरण में विकसित होती हैं। सबसे पहले तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि संक्रियाओं पर संक्रिया करने से मतलब क्या है। मैं आपको समझाता हूं। सपोज दैट आप कोई बच्चा होता है, पहले उसको नहीं पता होता है, आप देखते होंगे कोई शोक सभा चल रही है या कोई प्रॉब्लम वाली जगह है, वहां पे भी जाकर के वो हंसने लग जाता है या खेलने में रहता है, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो। तो वो बच्चे के अंदर ये गुण रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो डेवलप होने लगता है ना, तो वो संक्रियाओं पे संक्रिया करने लगता है। मतलब अगर कहीं पर लोग दुखी हैं किसी चीज को लेकर के, मान लो किसी के साथ कोई अनहोनी हो गई, एक्सीडेंटल चीज है, वहां पे उनके दुख से ये भी अपने आप को द्रवित महसूस करेगा, दुखी फील करेगा, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, जो संक्रिया हुई है उस पर अपनी संक्रियाएं व्यक्त कर रहा है। किसी की शादी में चला जाएगा, देखेगा लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, तो वो अपनी संक्रिया भी पॉजिटिव वे में हंस खेल करके दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है संक्रिया पे संक्रिया करना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें बच्चों के अंदर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डेवलप होती हैं, जो कि डी ऑप्शन पे दे रखा है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप ना एक्सप्लेनेशन को सुना करिए ध्यान से, जितना ध्यान से आप सुनेंगे उतने ही चीजें आप समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे क्वेश्चन से। चलिए आगे आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है ना।
कह रहे हैं निष्क्रिय नकल के माध्यम से नहीं, ये तो किसी के भी अकॉर्डिंग नहीं सीखते हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं सक्रिय अन्वेषण द्वारा, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पे जीन पियाजे की बात हो या वैगोस्की की बात हो, एक ये ऐसा पॉइंट आता है जहां पे दोनों सिमिलर थॉट्स, वैसे तो जीन पियाजे और वैगोस्की जी का जो विचार थे दोनों बिल्कुल विपरीत थे, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे वो दोनों ही कहते हैं कि बच्चे जब एक्टिव होते हैं तभी जाकर के वो ज्यादा सीखते हैं। ये तो हम अपने विचारों से भी कह सकते हैं कि बच्चा जब एक्टिव रहेगा, आप क्लास में एक्टिव रहेंगे तो आप ज्यादा सीखेंगे, ठीक है ना। तो सक्रिय अन्वेषण द्वारा क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा नहीं सोचना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अनुकूल के माध्यम से अनुकूलन, देखिए ये भी नहीं है यहाँ पे। कह रहे पुरस्कार और दंड तो एकदम कट गया, तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही काट देते, तो आपके 2 ऑप्शन बी और सी बचे थे, जिसमें से बी ज्यादा प्रभावी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से पाड़ यानी कि स्कैफोल्डिंग का उदाहरण कौन सा है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि चिड़िया का नाम है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ठीक है ना। देखिए स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट वैगोस्की जी ने दिया था, अगर मैं राइट हूं तो, हाँ ठीक है ना। और उसमें इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई बच्चा है और अपना अधिगम कर रहा है, जीवन में कुछ सीख रहा है, चाहे वो पढ़ाई से हो, चाहे साइकिल गाड़ी चलाने से हो, किसी भी फील्ड में वो कुछ सीख रहा है, तो मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन जो होते हैं, जो उससे ज्यादा जानते हैं, जैसे छोटा भाई कुछ काम कर रहा है, बड़ा भाई अगर कुछ ज्यादा जानता है तो वो उसको थोड़ा सा स्केप फोल्डिंग करता है, मतलब थोड़ी मदद कर देता है, जिससे कि वो आगे बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो घर का छोटा भाई है कोई, वो साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है ना, वो साइकिल चलाना सीख रहा था। जब वो साइकिल चलाना सीख रहा है, उस सिचुएशन में बड़े भाई ने क्या किया, जो जानता है उसने क्या किया, साइकिल को पीछे से हल्का सा पकड़ करके थोड़ा सा उसको दिशा दे दी और फिर हाथ को हटा लिया। अब वो साइकिल चलाते चलाते आगे बढ़ जाता है। इसी क्रिया को बोला जाता है स्केप फोल्डिंग, यानी कि पाड़ या ढांचा बोला जाता है। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से पाड़ का उदाहरण कौन सा हो सकता है। कह रहा है बारंबार अभ्यास। देखिए ड्रिलिंग तो बिल्कुल ही गलत होती है, ये गलत है। नकारात्मक पुनर्बलन, ये भी नेगेटिव है। कह रहा है कि उद्दीपन प्रक्रिया अनुबंधन, ये भी नहीं है इसका आंसर। कह रहा है आधा हल किया हुआ उदाहरण दे देना, बिल्कुल सही है। आप अगर थोड़ा सा बीच में उसको स्किप कर देते, थोड़ा सा सॉल्व करके दे देते कि बेटा इसके बाद ये स्टेप्स आएंगे, वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सबसे प्रभावी आंसर होगा वो क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है लेव वाइगोस्की ने खाली जगह सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। तो देखिए एक मैं आपको बात बताऊंगा, उसको आपको याद रख लेना है, क्या कि जब भी वाइगोस्की जी का नाम आएगा तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि कुछ ना कुछ समाज और संस्कृति से रिलेटेड उन्होंने बात कही होगी, ये याद रखना। पियाजे जी का आएगा तो वो उसके विपरीत बात करते हैं, लेकिन वाइगोस्की जी की अगर चर्चा होगी, उनके ऑप्शन में ये ढूंढना कि कहीं आपको समाज से रिलेटेड बातें हैं या संस्कृति से रिलेटेड, अगर पॉजिटिव वे में पूछा जाता है, क्योंकि इन्हें वाइगोस्की जी को संस्कृति और समाज का शिक्षाविद भी कहा जाता है, ठीक है ना। यहां कह रहे हैं कि लेव वाइगोस्की ने खाली जगह सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है, मनोगतिकी नहीं। कह रहे हैं व्यवहारवादी नहीं। कह रहे हैं सूचना प्रसंस्करण, ये उन्होंने नहीं कहा है। सोशल कल्चरल यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रतिपादित होता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी ये बात याद रखना, वाइगोस्की मतलब समाज, ऐसे याद रख लो। देखिए ये कोई रूल नहीं है, ये मैं आपको चीजें याद करने के लिए बता रहा हूं, आप ऐसे याद रखो वाइगोस्की, वाइगोस्की मतलब समाज, समाज की बात आएगी तो वाइगोस्की जी की चर्चा करेंगे, वाइगोस्की जी आएंगे तो समाज से रिलेटेड बातें करेंगे, तो आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा आपके क्वेश्चन का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सार्वभौम में सत्य नहीं, कहीं कहीं अगर आपको कुछ नेगेटिव भी मिल जाता है तो ये मत कहना कि सर आपने कहा था कि यही पूरा सही नहीं, एक ज्यादातर बातें बताई जाती है जो ज्यादातर अप्लाई हो सके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सृजन करने के अवसर प्रदान करती है। मतलब कि सुभिक्षा कोई टीचर है, ठीक है ना, वह किस प्रकार की कक्षा को बढ़ावा देना चाहती हैं। अच्छा आप सोचो, अगर आप अपने क्लासरूम में सब कुछ ओपन करवा रहे हो, बच्चों को पूरा अवसर दे रहे हो, गतिविधि करा रहे हो, खेल कूद करा रहे हो, सब कुछ करा रहे हो, बच्चे के अकॉर्डिंग जो उन्हें नीड है सब कुछ दे रहे हो, तो आपका क्लासरूम कैसा बोला जाएगा। पहली बात तो वो प्रगतिशील बोला जाएगा। दूसरा, आप बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हो तो बच्चा केंद्रित, यानी कि
चाइल्ड सेंटर्ड बोला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा होगी, ठीक है ना। आगे अगर ऑप्शन देखना चाहो तो देख लेते हैं, हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कह रहे शिक्षक केंद्रित, देखिए शिक्षक के टीचर सेंटर्ड कहीं भी दिख जाए वो नेगेटिव ले लेना, ठीक है ना। नियंत्रित और मूल्यांकन, देखिए कैलकुलेटर और ये मूल्यांकन एग्जाम वगैरह ओरिएंटेड की बात नहीं कही गई है। व्यवहारवादी और ईमानदारी इनाम केंद्रित, यहाँ पे कोई पुरस्कार वगैरह की है नहीं, वैसे भी इनाम वगैरह क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। आई होप आपको इस क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहे होंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो, अगर आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे, तो आपके टिल द एग्जाम तक मैं आप लोगों के साथ बना रहूंगा और लंबी लंबी क्लासेस जितना भी मेरे से हो पाएगा जिस भी सब्जेक्ट में मैं फुल सपोर्ट करूंगा, ठीक है ना। चलिए अगला आपसे कह रहा है अभिकथन है, एक कथन कारक का क्वेश्चन है। कह रहा है शिक्षकों में बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, देखिए मानकीकृत का कोई, पहली बात तो बुद्धि लब्धि किसी को आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसे भी मानकीकृत वर्ड जो होता है ये नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है ना। तो आपका अभिकथन तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि बुद्धि लब्धि में प्राप्त अंक शिक्षकों को विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। देखिए भविष्यवाणी कि आप क्या ये बताओ, बुद्धि लब्धि में प्राप्त अंक से ये डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा आगे जीवन में कितना ग्रो करेगा या फिर क्या कर सकता है या अपने एकेडमिक एग्जाम्स में कितना नंबर लाएगा, इससे कभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पे तो मुझे दोनों ही गलत लग रहे हैं फिलहाल, और देखें तो लास्ट में दे रखा है ए और आर दोनों ही गलत है यहाँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है। अगला आपसे कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर ने सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। देखिए अगर हम बात करें, पहले तो आपको यही याद होना चाहिए कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो एक क्वेश्चन तो कई बार सीटेट ने डायरेक्ट यही पूछ लिया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि बुद्धि का सिद्धांत कैसे होता है, बहुआयामी होता है, क्या होता है। तो आपको ये भी पता चल रहना चाहिए कि बुद्धि का जो सिद्धांत है वो बहुआयामी है। क्या होता है, क्या कहते हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने ये दे रखा है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब उन्होंने बताया था कि बुद्धि को 8 प्रकारों में बांटा था, लोगों के मतलब गुणों के आधार पर। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई नाविक है, कोई कलाकार है, कोई संगीतकार है, उनके हिसाब से उन्होंने उनकी बुद्धि का क्या किया, बंटवारा किया था। तो 8 तरीके की बुद्धि का बंटवारा किया था। तो देखिए नाविक हो गया आपका, और वस्तुकार हो गया, और कलाकार हो गए, ठीक है। इन सबको उन्होंने बताया था कि इनके अंदर जो होता है स्थानिक बुद्धि अधिक होती है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। जैसे अगर मैं समझाना चाहूं, जैसे अगर कोई नाविक है उसको अपने स्थान को लेकर के वो बहुत दृढ़ होता है, मतलब उसको पता है कि नदी के बीच में भी वो बता देगा कि यहाँ ज्यादा गहराई होगी और कहाँ कम गहराई होगी, वो अंदाजा स्थानों के बारे में उसकी जानकारी अधिक होती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की स्थानिक बुद्धि मजबूत होती है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। भाषाई केवल नहीं होगा, उसने अधिकतम की बात करी सबके लिए। केवल अगर देखो भाषाई तो संगीत वगैरह वालों का अलग हो जाता है, यहाँ पे ये भी नहीं है, यह भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे फिर से आ जाता है कथन वाला क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कथन कि शिक्षकों को लड़कियों को विज्ञान व गणित की कक्षाओं में भागीदारी करने से हतोत्साहित करना चाहिए। ये तो बहुत गलत बात है, क्यों हतोत्साहित करोगे आप अगर एक टीचर हो तो क्या आप अगर कोई गर्ल्स मैथ पढ़ना चाहती है तो आप उसे हतोत्साहित करेंगे? नहीं। मैं तो देखता हूँ बहुत सारी बच्चियां हैं, अपने गुड़िया हैं जो क्लासेस करती हैं मैथ की, मैं मैथ की क्लासेस लेता हूँ, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें प्रोत्साहन करना होता है, क्योंकि मैथ हो गया, साइंस हो गया, मतलब दुनिया की कोई भी चीज हर कोई उतने ही उत्सुकता से कर सकता है जितने से दूसरा जेंडर कर सकता है। तो आपको जेंडर भेद की कोई भी सपोर्ट नहीं करना है अपने आंसर्स में। तो यहाँ तो ये गलत हो गया। अगला क्या कह रहे हैं कि लड़कियों में गणित व विज्ञान विषयों को
पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। देखो लड़की हो या लड़का हो, किसी में भी जन्मजात क्षमता नहीं होती मैथ पढ़ने के लिए या कोई भी टेक्निकल चीज पढ़ने के लिए, ठीक है ना। ये तो एक मिथ है या एक सामाजिक अवधारणा है कि लड़कियां जो है ये काम कर सकती हैं, लड़के ये काम कर सकते हैं। फालतू का दोनों पे बर्डन डाला गया है कि ये केवल घर का काम करेंगी, ये केवल समाज के काम करेंगे। ये तो एक तरह का बोझ है, ठीक है, समाज का, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही गलत है अपने आप में, एक भी यहाँ पे सही नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोथ आर रॉन्ग्स कहीं दे रखा है, हाँ दोनों ही गलत है। डी ऑप्शन पे दे रखा है, ए और आर दोनों ही गलत है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, सही यही तो कह रखा है इन्होंने ना। कथन में कह रहा है लड़कियां, ये भी तो गलत ही था। लड़कियों में गणित व विज्ञान विषयों को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये गलत है, ठीक है ना। तो मतलब एक मिनट, लड़कियों में गणित व विज्ञान विषयों को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। लड़कियों में क्या, किसी में भी नहीं होती है, तो ये तो बात गलत दे रखा है ना, नहीं होती है, ये तो सही बात है। एक सेकंड, यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है ये नहीं वर्ड से थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। लड़कियों में गणित व विज्ञान विषयों को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, तो ये तो सही है ना लड़की। लेकिन यहाँ पे इसको गलत माना जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें नहीं है तो किसमें है, किसी में भी तो नहीं होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन को थोड़ा होल्डिंग पे रख लेना, मुझे तो इसका आंसर यही लग रहा है। आप लोग अपना विचार करके बताइए क्या एकदम सही आंसर है ये। यहाँ पे मुझे दोनों ही गलत लग रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें ए गलत हो और आर सही हो? फिलहाल देखिए आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है जिसमें केवल आर सही कहा गया हो, ठीक है ना। ए सही है, ये गलत हो गया, ये तो हमें 100% श्योर है कि गलत है। बोथ का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपका बिल्कुल बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है, डी विल बी द बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आई थिंक एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपसे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है? कौन सी प्रणाली है जो विविध चीजों को, अलग अलग चीजों को, डाइवर्जेंट चीजों को सीखने में बाधा बन सकती है? तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है नेगेटिव आंसर चाहता है। तो कह रहा है सहयोगात्मक अधिगम, ये तो पॉजिटिव आंसर है, ये आंसर नहीं होगा। कह रहा है पृथक व नामीकरण, देखिए यही इसका नेगेटिव है। कभी भी आप बच्चों को पृथक नहीं कर सकते, चाहे रिजल्ट के माध्यम से, चाहे जाति के नाम से, चाहे समाज के नाम से, किसी भी तरीके से आप पृथक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, ठीक है। और ना ही उनको किसी नाम, पर्सनल नामकरण दे करके पुकारा जा सकते कि आप इस जाति के हैं या इस बैकग्राउंड से। ये सारी चीजें नेगेटिव ली जाती हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा नेगेटिव तो यही दिख रहा है। उपयुक्त समावेशन, ये पॉजिटिव हो गया। भिन्न शिक्षा शास्त्री पद्धति, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? तो देखिए मूल्यांकन एक तरह से फीडबैक होता है। असेसमेंट क्या होता है, एक फीडबैक होता है। ये जितना इंपॉर्टेंट बच्चे के लिए होता है उतना ही इंपॉर्टेंट क्या होता है, टीचर के लिए भी होता है। इससे क्या होता है, बच्चा या टीचर अपने अंदर कमियों को क्या करता है, इंप्रूव करता है और उससे सीखता है और आगे बढ़ता है, अपने ज्ञान में वर्धन करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कमेंट्स वगैरह किया करो कि सर क्लासेस अच्छी लग रही हैं, कैसा लग रहा है। उससे एक मोटिवेशन मिलता है, एक फीडबैक मिलता है कि हम कैसा चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव आंसर पकड़ना है। कह रहे बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगता है, बिल्कुल लगता है, तो ये आपका आंसर तो नहीं होगा। बिल्कुल पता चलता है, जब हम आपसे मूल्यांकन करेंगे, आपसे पूछेंगे कि अगर एमसीक्यू जैसे मैं कभी कभी कम्युनिटी चैनल पे डाल देता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, उससे पता चलता है कि बच्चे का, अपने जो स्टूडेंट्स है वो किस लेवल, किस स्तर पर उनकी तैयारी चल रही है। ये तो पॉजिटिव है, ये आंसर नहीं हो सकता। अगला कह रहे हैं बच्चों की अवधारणात्मक समझ में कमियों की पहचान, ये भी एक पॉजिटिव दिख रहा है कि क्या कमी रह गई है उसको जान सकते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहे हैं कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए, नहीं भैया, क्या मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि दूसरा बच्चा तीसरे से कहे कि भाई मैं तो तेरे से बहुत ज्यादा नंबर लाया हूं, मैं टॉपर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, इसलिए तो उद्देश्य नहीं होता है। यहाँ पे नेगेटिव यही बन जाता है, आपका सी सबसे अच्छा आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम थोड़ा स्पीड रखेंगे अपने क्लास में क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोगों को प्रॉपर वे में बस एक्सप्लेनेशन को सुनना है, अपने क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। आगे आपसे क्या कह रहे हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम बात करें, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास की अवधारणा दी थी, उन्होंने कहा था एक असतत प्रक्रिया है जो कि 6 चरणों में बांटा था, ठीक है ना।
उस पहले 3 चरण थे, उसके बाद उन्हें 6 में, जैसा कि आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा सीडीपी डिटेल में, जिसमें गुड गर्ल बैड गर्ल, गुड बॉय बैड बॉय की अवधारणा उन्होंने दिया था, ठीक है ना, और समाज और नियम की अवधारणा दिया था, दंड और पुरस्कार का, ये सारे कई सारे अवधारणाएं दे रखी हैं। तो ये एक जो इनका नैतिक विकास का क्या था, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास एक असतत प्रक्रिया है और ये 6 चरणों में होता है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पहला ही बिल्कुल करेक्ट है, ये फैक्चुअल चीज है, ये आपको याद भी रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है आपसे कि समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है। देखिए समावेशन की संस्कृति की अगर हम बात करें, समावेशन की संस्कृति का क्या मतलब है ये समझो पहले। समावेशन का मतलब ही होता है कि अलग अलग लोगों जगह से लोग आकर के, बच्चे आकर के किसी एक जगह पर बैठ करके पढ़ाई करें, चीजों को सीखें, ये होता है समावेशन का मतलब, ठीक है ना, इंक्लूशन का मतलब, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है, तो विभेदित निर्देश से बिल्कुल मिलेगा बढ़ावा। क्यों? क्योंकि अलग अलग निर्देशित होंगे, अलग अलग लोग आएंगे और एक जगह आएंगे, तभी तो इसकी संस्कृति का बढ़ावा मिलेगा समावेशन की। तो यहाँ पे जो दे रखा है विभेदित निर्देश, ये बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है। मानकीकृत देखिए वैसे भी नेगेटिव टैग वर्ड होता है, स्टैंडर्डाइज्ड कहीं भी आता है तो आप नेगेटिव लेंगे। पृथककरण भी नेगेटिव होता है, नामीकरण भी नेगेटिव होता है, तो आप ऐसे भी अपना ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं थोड़ा स्पीड कम कर लेता हूं, मुझे लग रहा है मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूं, जल्दी जल्दी करा रहा हूं क्या। चलिए कुछ दिन में हम लोग लाइव पढ़ाने लग जाएंगे, आप लोग सीटेट पास करके आओ, फिर मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी और अदर जो एग्जाम है केवीएस वगैरह उसके लिए लाइव पढ़ाऊंगा, ताकि फीडबैक तुरंत के तुरंत मिलता रहे कि मैं तेज चल रहा हूं या स्लो चल रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला आपसे कह रहा है कि अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर एक अध्यापिका को क्या शिक्षा शास्त्रीय समायोजन करने चाहिए। आप सोचो, आप एक टीचर हैं, ठीक है ना, आपकी क्लासरूम में कोई ऐसा बच्चा है तो जो दृष्टिबाधित है, मतलब कि जिसके विजुअल क्षमता थोड़ी प्रभावित है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप किन चीजों पे ज्यादा शिक्षा शास्त्रीय समायोजन करने की कोशिश करेंगे। पहला आपसे कह रहे हैं कि दृश्यिक प्रस्तुतीकरण का प्रावधान करेंगे। भाई अगर बच्चा देख ही नहीं पा रहा तो दिखने वाली चीजें ला करके क्या कर सकते हैं आप, यहाँ तो नेगेटिव हो गया ये। अगला कह रहा है कि सख्त पाठ्यचर्या पालन। देखिए सख्त वर्ड रिजिड कहीं पे भी आता है तो वैसे ही नेगेटिव हो जाता है। कह रहे हैं स्पर्शिक संसाधनों का इस्तेमाल, बिल्कुल सही है। अगर कोई बच्चा देखने में सक्षम कम है तो आप क्या करेंगे, छू करके चीजें बताओ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करवाते हैं, ऐसी बुक्स लेके आओ, या दीवारों पे इस तरीके की चीजें लिखवाओ, या इंस्ट्रूमेंट ऐसे लाओ जो वो टच करके फील कर सके कि क्या चीजें हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा ये समझ में आ गया। मानकीकृत देखिए बहुत सारे टैग वर्ड हैं जो ऐसे ही आपको नेगेटिव मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि नीरा मिडिल स्कूल में पढ़ती है। नीरा कोई बच्ची होगी जो मिडिल स्कूल में पढ़ती है, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं कि और अक्षरों को लेकर के भ्रमित रहती है, जैसे कि माँ को ना पढ़ती है, या किस विशिष्ट लक्षण को दर्शाता है। देखिए अगर उसे पढ़ने में दिक्कत है, ठीक है ना, माँ को ना पढ़े या इस तरीके की कोई भी समस्या आती है, सॉरी, ठीक है, ऐसी कोई भी समस्या अगर आती है, जैसे कि मैन को नेम पढ़ दे, MEN को NEM पढ़ दे, इस तरीके की चीजें आती हैं, ठीक है ना, तो ये काउंट किया जाता है पठन वैकल्य, यानी कि जिसको कि डिसलेक्सिया बोलते हैं। इसमें बच्चा पढ़ नहीं पाता ढंग से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, डिसलेक्सिया। ऑटिज्म का मतलब स्वालीनता में क्या होता है, बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता है, तो ये तो इसका आंसर होना नहीं था। अधिगम असहाय, यहाँ पे ये भी नहीं है। लेखन वैकल्य में तो लिखने से रिलेटेड होता है ना। डिस्ग्राफिया, ये यहाँ पे भी आंसर नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर है बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। देखिए कुछ क्वेश्चन में थोड़े से ब्लर आ गई हैं फोटोज, कोई बात नहीं है, मैं पढ़ दूंगा, आप उसको बस सुनते रहो। आपको एक्सप्लेनेशन सुनना है इस सिचुएशन में और कुछ नहीं करना है। देखिए आगे आपसे कह रहा है कि प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की समझ रखता है। अच्छी बात है, टैलेंटेड होगा तभी तो और समझ रखता है। और चर्चा करते समय हमेशा नए विचारों को पेश करता है। बहुत अच्छा लड़का है फिर तो। कह रहा है यह निम्नलिखित में से किसकी विशेषता। आप सोचो कोई बच्चा है जो एक ही चीज को कई तरीके से सॉल्व करके दे रहा है आपको, अपनी चर्चा में अहम भूमिका निभा रहा है, सही से आंसर्स दे रहा है,
चीज़ों को समझ रहा है, तो ऐसे बच्चे को आप साधारण नहीं लोगे। उसके अंदर क्या होगी, क्रिएटिविटी होगी, वो रचनात्मक प्रवृत्ति का बच्चा होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिएटिव यानी कि रचनात्मकता हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी आपको ऑप्शन में पढ़ के सुना देता हूँ क्या है। अगला कह रहा है अधिगम असहाय पर नहीं, ऐसा इतना टैलेंटेड बच्चा अधिगम से असहाय थोड़ी होगा। आत्म केंद्रियता नहीं, आत्म केंद्रियता अलग हो जाता है। इंट्रोवर्ट टाइप वो दूसरे होते हैं, इगोइस्टिक नेचर के होते हैं, वो दूसरे होंगे, यहाँ पे ये नहीं है। केंद्रीयन ये भी नहीं है। ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिएटिविटी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए। मैं आपको पहले कुछ चर्चा कर लेता हूं इस पे। अगर आप सपोज कल को आप एक टीचर बन जाते हैं और आपके क्लास में कोई भी बच्चा फेल होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि बच्चा नहीं फेल हुआ है, बल्कि पूरा संस्थान फेल हुआ है, पूरा स्कूल फेल हुआ है, पूरा इन्वायरमेंट, पूरा कल्चर वहां का फेल हुआ है। बच्चे पे कभी आप ब्लेम नहीं डालोगे कि बच्चा फेल हुआ है। ठीक है ना। आप खुद की कमी बता सकते हो कि मेरे में कहीं कमी रही होगी, या हमारे पूरे स्कूल पर्यावरण की ही कोई कमी रही होगी, पूरी संस्था की आपकी कमी बताई जाएगी जब एक बच्चा असफल होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान में रख के आंसर करेंगे। तो पहला आपसे कह रहे हैं कि ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। कह रहा है बच्चों के लिए शर्मनाक और अपमानजनक है। नहीं, बच्चे के लिए ऐसा कुछ नहीं है। फेलियर जो होता है बच्चों के लिए एक पॉजिटिव मैसेज होता है। अगर आप असफल होते हैं तो आप उससे कुछ सीखते हैं, ये आपके ज्ञानवर्धक में एक सहायक की तरह देखा जाता है। ठीक है ना। अगला आपसे कह रहे हैं कि शिक्षक के लिए शर्मनाक और अपमानजनक होगी। केवल शिक्षक के लिए, यहाँ पे ये भी सही नहीं है। ठीक है ना। आपसे कह रहा है छात्र और उनके माता पिता के लिए नहीं। अगला कह रहे हैं स्कूल प्रणाली को अनुकूलन वातावरण न प्रदान कर पाने की प्रतिबिंब करेगा। बिल्कुल सीधा सीधा सिस्टम पे उंगली उठती है अगर एक बच्चा फेल होता है कि पूरा स्कूल प्रणाली ने ही एक सही वातावरण नहीं दे पाया, नहीं तो बच्चा पास हो जाता। ठीक है ना। तो बच्चे की असफलता बच्चे की ना तो असफलता मानी जाएगी, ना माँ बाप की असफलता मानी जाएगी, ना अध्यापक की, बल्कि पूरे स्कूल इन्वायरमेंट की असफलता मानी जाती है। तो ये बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए, ये क्वेश्चन को मॉडिफाई कर करके बहुत बार पूछता है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्रैश एक्टिव एंगेजमेंट यानी कि सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, आपको नेगेटिव पूछ रहा है। एक्टिव जुड़ाव का मतलब क्या है, आप हमसे एक्टिव रूप से कब जुड़ेंगे, जब आप हमसे प्रश्न पूछेंगे, ये तो पॉजिटिव बात है, तो ये आंसर नहीं होगा। रट कर, ये नेगेटिव है, ये आंसर हो सकता है। खोज विधि डिस्कवरी, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, ये सक्रिय जुड़ाव को सहायता करता, आंसर नहीं होगा। डायलॉग्स यानी कि संवाद चर्चा परिचर्चा करना, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रोट यानी कि रोट मेमोराइजेशन, रटना, स्मरण करना, ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता सक्रिय जुड़ाव में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपसे क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, ध्यान से पढ़िएगा क्या कहना चाह रहा है। यहां आपसे कह रहा है यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए, शिक्षकों को क्या चाहिए। मान लो अगर बच्चा असमर्थ है किसी चीज का प्रदर्शन करने में, तो आप एक टीचर है तो आप क्या करेंगे, खुद की चीज क्वेश्चन को ना अपने ऊपर लेकर के सॉल्व करो। कह रहा है वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें, कर सकते हैं। कह रहा है बच्चा स्कूल में प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए, वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन कर सकते हैं, पर उतना पॉजिटिव है नहीं अभी फिलहाल। और देखते हैं। कह रहा है बच्चे को सजा दे, देखिए सजा देना तो ये तो वैसे भी नेगेटिव हो गया, काट दीजिए आंसर। कह रहा है बच्चे को कम योग्यता वाले बच्चों के लिए बने एक अलग संकाय में स्थानांतरित कर दिया जाए। अरे कहीं पे भी हटाना नहीं होता बच्चे को, गलत हो गया। कह रहा है बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं, क्योंकि कुछ समुदाय के बच्चे सीखने में सक्षम नहीं होते। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, हर कोई कुछ भी सीख सकता है। तो सबसे पॉजिटिव अभी तक मुझे ए ऑप्शन ही लगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन कर सकते हैं। ठीक है ना, कि अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो हमें ही कुछ कमी होगी कि हम नहीं सिखा पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आनी चाहिए। तो अगर जैसे कल को अगर आप लोग एग्जाम देते हो और जिसने पूरी क्लासेस की है, थ्योरी क्लासेस भी की है, PYQs भी सॉल्व किए, मैराथन भी देख रहा है, माइंड मैप भी कर रहा है, तो भाई अगर आपकी असफलता कहीं आती है तो कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार होऊंगा कि मैंने आपको अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाया। ये नहीं कि मैं आप पे उंगली उठाऊंगा, हाँ, पर अगर आपने नहीं देखा है क्लासेस तो भाई आप जिम्मेदार होंगे, ये तो फिर कोई भी कह सकता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है। आपको नेगेटिव आंसर्स पकड़ना है, पॉजिटिव नहीं।
कह रहा है सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना, ये तो पॉजिटिव बात है, तो ये आंसर नहीं होगा आपका, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, चर्चा के अवसर प्रस्तुत करना, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन है, हमें नेगेटिव आंसर्स पकड़ने हैं, ठीक है ना। अगला आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के उत्तरों को ज्यों का त्यों पुनर्स्फुटित करने के लिए प्रोत्साहित करना। भाई हम कह कि किताब के आंसर सीधा रट लो, नहीं तो फिर मेरे यहाँ बैठ करके पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो गया अगर मैं रटवाने ही लग गया। तो यहाँ पे सबसे नेगेटिव अभी तक यही दिखा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी अगर देखें, निर्देशित खोज का अवसर देना, ये पॉजिटिव है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग क्वेश्चन को जरूर समझ पा रहे होंगे और अच्छे से अपने आंसर्स भी एलिमिनेट कर पा रहे होंगे ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कथन कह रहा है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चा कुछ कर रहा है और गलती कर रहा है, ठीक है ना, तो उसे आप एक पॉजिटिव वे में लेंगे, उसके सपोर्टिव में लेंगे, ठीक है ना, तो ये तो सही है। तो देखिए अगर आप कुछ करेंगे तभी तो गलती करेंगे, कुछ करेंगे नहीं तो जीवन में गलतियां कहां से करेंगे। आप लोग भी कुछ ना आउट ऑफ ट्रैक किया करिए, ये नहीं कि जैसे चलो बाद में इस पे चर्चा करेंगे, अभी एग्जाम का टाइम है तो हम लोग कभी इस चीजों पे बात करेंगे, घबराइएगा मत आप लोग, ठीक है ना। फिलहाल इसका जो रीजन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, कह रहे बच्चे वयस्कों की तुलना में चीजों को अलग तरह से सीखते हैं, ये भी जरूरी है, ये भी सही बात है। देखो अलग हो सकता है कि वयस्क कुछ और देखो वयस्क होने के बाद बच्चे हम लोग क्या करते हैं ना, हम ये देखते हैं कि हमारा नुकसान ना हो, लेकिन जब वो बच्चा होता है कोई, तो उसे ये नहीं फर्क पड़ता कि नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, वो सोच रहा है तो सोच रहा है, वो खिलौने को लेकर के ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना, उसके लिए जान तक देने को तैयार हो जाता है। तो उनका सोचना एक अलग पर्सपेक्टिव में हो जाता है, हमारा सोचना, वयस्क का सोचना एक अलग पर्सपेक्टिव में हो जाता है। हम लोग प्रॉफिट और लॉस पे ज्यादा चिंतन करते हैं कि हमारा कहाँ फायदा है कहाँ नुकसान है, जबकि बच्चे निस्वार्थ भाव से भी सोचते हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल अलग है, तो ये भी सही है। और क्या कह रहे, और इसीलिए वो गलतियां भी कर जाते हैं क्योंकि उन्हें सही गलत का पता नहीं है, तो गलतियां कर जाते हैं, तो वो उनके लिए पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ इसका ये व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है, और देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या भी करता है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संभावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाएगी, बताइए आप अच्छे से कब सीखेंगे। पहला कह रहा है कि फियर में, क्या आप डरे रहेंगे तो कभी सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। क्रोधित होंगे तब भी नहीं सीख पाएंगे। चिंतित होंगे तो भैया जिंदगी में नहीं सीख पाओगे, चिंता तो कभी आपको सीखने नहीं देगी। आप हमेशा खुश रहिए, जितना जॉय रहेंगे, मतलब जितना खुशी रहेंगी आपके अंदर या बच्चे के अंदर, उतना ही बच्चा और अधिक सीख सकता है, ठीक है ना। तो हमें भी अपने इन क्वेश्चनों से ये सीखना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में सिचुएशनें कैसी भी हो, एग्जाम्स नहीं निकलने, कुछ भी हो रहा है, हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है और हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर करते रहे, ठीक है ना। खुश रह के सीखेंगे तो अच्छा सुगमता से क्या करेंगे, चीजों को सार्थक रूप से सीखते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड भी आपको लगेंगे, ठीक है। मेरा उद्देश्य ही यही है कि आप लोगों को चीजें बार बार देखने से क्या होगा कि आपको चीजें बहुत ध्यान में रहेंगी। जब पेपर में आप बैठेंगे ना तो तुरंत ही देख करके ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे, और अगर बातों को ध्यान से सुनेंगे ना तो क्वेश्चन पढ़ते ही, जब पेपर में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में मेरी आवाजें गूंजेंगी कि अच्छा यहाँ पे तो सर ने नेगेटिव करवाया था, जैसे कि मानकीकरण हो गया, ये नेगेटिव होता है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएंगी, ठीक है ना। तो सुनना बहुत जरूरी है ध्यान से। यहां अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मोहित कहता है मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं, ठीक है, अंग्रेजी में अच्छा ही ऐसा बोलता है मोहित। कह रहा है वह तो मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। मोहित अपने प्रदर्शन का आरोपण किस पर डाल रहा है। देखिए ऐसा बहुत होता है। अभी देखिए आप में से ही बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने शुरू से मेहनत नहीं करी है, अब लास्ट में सोच रहे हैं केवल मैराथन देख ले या 2-4 क्लासेस देख ले, और जब असफलता हाथ लगेगी तो क्या कहेंगे, अपने आप को बचाने के लिए क्या कहेंगे कि अरे मेरे को आता तो था, मैं चाहूं तो निकाल सकता हूं, लेकिन मैंने बहुत लेट तैयारी करनी शुरू करी, या मुझे सर का चैनल ही बहुत लास्ट में जाकर के 10 दिन पहले मिला, 5 दिन पहले मिला। तो ये सारी चीजें दिखाएंगे कि प्रयासों की कमी भी दिखाएंगे कि हमने पूरा प्रयास नहीं किया। अगर मैं चाहता तो ये काम कर देता,
लेकिन मैंने पूरा कोशिश नहीं करी। यहाँ पे जो असफलता दिखा रहा है वो बच्चा जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है कि अंग्रेजी में मैं अच्छा हूँ, लेकिन मेरे उत्तर जो है गलती हो गई लिखने में, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्या हो गया, अच्छे नंबर नहीं ला पाया क्योंकि जल्दी में था। तो उसके अपनी बुरी किस्मत को नहीं कोस रहा है वो, ना ही वो योग्यता में कमी बता रहा है, योग्यता तो बता रहा है कि मुझे आती है। वो लैक ऑफ एफर्ट की बात कर रहा है, प्रयास नहीं किया उसने, ये कहना चाह रहा है। तो ऐसी चीजें का आप आंसर एलिमिनेट कर पा रहे होंगे। बाहरी कारक तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, कि वो प्रयास की बात कर रहा है कि हमने प्रयास अच्छा नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सब। ठीक है, कह रहे वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, व्यवहारों और भावनाओं को क्रियाशील करते व बनाए रखते हैं, क्या कहलाती है। ठीक है ना, आप सोचो क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ देता हूं मैं क्वेश्चन को। कह रहे वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को, अपने जो हमारे लक्ष्य हैं, प्राप्त करने के लिए अपने विचारों को और अपने व्यवहारों और भावनाओं को क्रियाशील बना करके रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, देखिए अगर मेरा लक्ष्य है आप लोगों के लिए अच्छा मंच देना, पढ़ाना, आपके लिए अच्छा पढ़ाना, तो मैं स्वनियमित रहूंगा, सेल्फ रेगुलेशन रखूंगा अपने अंदर, तभी तो आपको अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाऊंगा और आपको अच्छा पढ़ा पाऊंगा, या आप अपने एग्जाम में सफल हो पाएंगे। आप अगर खुद को नियमित करेंगे कि नियमित तरीके से पढ़ाई करेंगे, नियमित क्लासेस देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, जो भी चीजें जरूरी हैं, तो अपने आप को एक डायरेक्शन प्रदान करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पॉजिटिव आंसर है इसका क्या हो जाएगा, सेल्फ रेगुलेशन। आत्मसात करना का मतलब होता है याद कर लेना, आत्मसात करना जो होता है नेगेटिव टैग वर्ड होता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज दिमाग में बसा लेना, ठूस लेना, रट लेना, ये उससे रिलेटेड है, तो ये आंसर नहीं होगा। कह रहा है अंतर वस्तुनिष्ठता नहीं। अनुकूलन समाजन, एडाप्टेशन से कोई मतलब ही नहीं। एडाप्टेशन का मतलब होता है कि आप किसी नए इन्वायरमेंट में जाओ और उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लो, या अपनी भाषा या अपने ज्ञान को समय के साथ अडाप्ट कर लो। तो ये तो दूसरी बात होगी। यहाँ पे उसकी बात कर रहा था कि हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, अपने किसके कह रहा है, उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। आई होप आपको मैं समझाने में सक्षम रहा हूँगा। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि एक शिक्षक प्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि द्वारा बच्चों को जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझाने में मदद करता है। देखिए प्रत्यक्ष के मतलब होता है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट, अ टीचर कैन हेल्प चिल्ड्रेन अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट मोस्ट इफेक्टिवली बाय द मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। देखिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन वाला जो मेथड होता है ये नेगेटिव लिया जाता है, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे कह रहे हैं बच्चे सबसे प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब वे निष्क्रिय होते हैं। बताओ, आप पैसिव लर्नर अगर बन जाओगे तो क्या आप सीख पाओगे, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो दोनों ही गलत मुझे मिले हैं, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही गलत है, जो कि डी पे दिया होता है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जहां मुझे ज्यादा नीड लगे कि वहां पे डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, कहीं कहीं आपको शॉर्ट में भी मैं स्किप करके आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, अगला आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली क्या होगी। आप समावेशन का बढ़ावा देने का मतलब है कि आप चाहते हैं कि आपके क्लासरूम में सभी प्रकार के बच्चे आए। ठीक है ना, चाहे वो पढ़ने में कमजोर हो, चलने फिरने में कमजोर, कैसा भी बच्चा हो, हर तरीके का बच्चा आपकी क्लास में रहे। तो आपको किस शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली का क्या कहना है, संस्कृति कक्षा में सामाजिक, एक बार फिर से पढ़ देता हूं, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली क्या है। कह रहा है अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्पना डिजाइनर का क्रियान्वयन करना। बिल्कुल सही बात है, ये तो पॉजिटिव है ना। कह रहा है सार्वभौमिक अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्पनात्मक का क्रियान्वयन करना, बिल्कुल है, तभी तो आप सबको एक तरीके से, मतलब हर तरीके के बच्चे को फीडिंग कर पाएंगे। पर हम अदर ऑप्शंस देखते हैं। कह रहा है योग्यता के आधार पर बच्चों को नामीकरण पृथक, ये तो नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, नामीकरण करना या पृथककरण करना। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहा है उसको जरा देखिए। आगे आपसे कहना चाह रहा है अगला ऑप्शन में कि आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चों को नामीकरण। बताओ कि ये अंबानी के खानदान का ये नहीं है, इसको नहीं पढ़ाया जाएगा, ये गलत है। अगला आपसे कह रहा है कि बच्चों में अंकों के लिए प्रबल प्रतिस्पर्धा पैदा करना, नहीं कि लड़वा दो कि आप 500 नंबर लाओगे, आप 150 में 150 लाओगे, आप 140 लाओगे, बहुत मोटिवेट करो, ये सब नेगेटिव होते हैं, ये सब मिथ है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। नहीं,
अपने बच्चों के साथ, ना ही खुद के साथ ही अप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके क्वेश्चन का ऑप्शन एलिमिनेशन से भी पता चल गया कि ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों की इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा वो टेलीग्राम लिंक, और वहां पे मैं भेज दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाद में रिवीजन कर लेना, पर आज नहीं, तुरंत तत्काल में नहीं भेजूंगा, पहले क्लास कर लोगे उसके बाद ही कल या परसों में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि वो ताकि आपको रिवाइज हो जाए, तुरंत कोई फायदा नहीं होता। अगला आपसे कह रहे हैं कि वाइगोस्की की बात आ गई, ठीक है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। देखिए, वाइगोस्की का कहना है कि जो टीचर होता है ना, वाइगोस्की का कहना क्या, वैसे भी आप ये याद रखो, जो टीचर होता है वो एक फैसिलिटेटर होता है। फैसिलिटेटर का मतलब होता है एक सुविधा प्रदान करता होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता एक टीचर। वो क्या करता है, एक दिशा निर्देश दे सकता है, साथ ही साथ इसके फोल्डिंग कर सकता है। जैसे मैं भी एक अध्यापक हूं, आप सारे लोग, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो मैं एक जो भी दिशा निर्देश दूंगा वो सबके लिए होगा। उससे कुछ बच्चे 120 प्लस लाएंगे, कुछ 100 प्लस लाएंगे, कुछ 90 में लाएंगे, ठीक है ना। तो सबके लिए अलग अलग कारक होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कुछ महारत हासिल कर लिया, मैं तो एक इसके फोल्डर बन गया, एक छोटा सा सुविधा प्रदान करता हो गया कि आपको एक दिशा निर्देश दे पा रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसे ही टीचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे वाइगोस्की जी, ठीक है ना। तो आपको वही ढूंढना है, छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ देता हूं। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है। क्या शिक्षक की भूमिका होती है कि छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना? ये नहीं कहा उन्होंने। वैसे तो होता है, ज्ञान तो दे ही रहे हैं, लेकिन यहां पे इसका आंसर नहीं होगा। कह रहे आलंबन के माध्यम से छात्रों को सीखने का मार्गदर्शन करना, समर्थन करना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू द स्कैफोल्डिंग। तो आप केवल पाड़ या ढांचा, एक स्कैफोल्डिंग दे करके बच्चों का, इतने ही आपका वैल्यू है एज ए टीचर। तो यहां पे जो सबसे करेक्ट आंसर होगा आपका बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन भी एलिमिनेट करवा देता हूं। छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सिखाने की अनुमति देना। पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सिखाना भी गलत होता है, आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा अंकुश लगाना भी जरूरी होता है। अगला कह रहे केवल देखते ही काट दो उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थियों की वर्तमान में स्वतंत्र हो। गलत है, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, पढ़िए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। यहां पे आपसे कह रहा है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव पकड़ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडोलेसेंस इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। तो एडोलेसेंस के बारे में कौन सा सत्य नहीं है वो देखते हैं। तो वैसे तो एडोलेसेंस के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां पता होगी, पर मैं एलिमिनेट कराता हूं कौन सा नहीं होना चाहिए। कह रहा किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, तो सोचते हैं है वैसे तो, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव में जा रहा है, उतना तो नेगेटिव नहीं है, फिलहाल अभी होल्ड पे रखते हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किशोरावस्था को आमतौर पर यवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यवन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाता है। ये भी पॉजिटिव है, तो यह तो आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। आपको पता होगा कि ये 12 से 18 के बीच की एज होती है, इसे तूफान की भी एज कही जाती है, ठीक है ना। तो इसमें गैंग्स एज, ये सारी चीजें आती हैं। अगला आपसे कह रहा है कि किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि नॉट पूछा था। आगे भी ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं क्या कह रहा है। कह रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इन्हें अनुभव करते हैं। ये गलत है सबसे ज्यादा। पहले वाले ऑप्शन जो मैंने बताया था, ये जो होल्ड पे रखा था, ये आपका कुछ हद तक सही माना जाएगा, तो यहाँ पे ये नहीं लेंगे आंसर। पर ये बिल्कुल गलत है कि बच्चा जो होता है हर एक, देखिए हर इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। कह रहा है विभिन्न संस्कृतियों में बच्चे एक समान तरीके से प्रौढ़ा मतलब किशोरावस्था में नहीं जाते। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप देखेंगे कि कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े से रूरल, यानी कि जिनका फैमिली कम सपोर्ट करती है, जिनके पेरेंट्स नहीं है, ऐसे बच्चे उम्र से पहले आप देखेंगे जिम्मेदार हो जाते हैं और एक पॉजिटिव चीजें उनके अंदर देखने को मिल जाती है और काफी जिम्मेदारी से काम करने लग जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग संस्कृति में किशोरावस्था सबकी अलग अलग स्टेज में आ जाती है, ठीक है ना। तो सबको समान करना ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव आंसर हमको डी लगेगा, ठीक है ना। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता, अब आप सोचो, कोई बच्चा केवल इसलिए पढ़ रहा है या आप में से कोई इसलिए सीटेट क्लियर करना चाहता है कि मुझे जो है अगर मैं 150 में 150 लाऊंगा तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान मुझे पुरस्कृत करेंगे या फोटो खिंचवाएंगे या मेरे को थार गिफ्ट कर देंगे, तो ये एक बाह्य आलंबन हो जाता है, बाहरी पुरस्कार हो जाता है, बाहरी रूप से प्रेरित होना होता है। देखिए, प्रेरित इंसान दो तरीके से होता है, एक इंटायर प्रेरित होता है, एक बाहरी। आंतरिक रूप से प्रेरित होना पॉजिटिव माना जाता है, इससे आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो उससे मुझे क्या होता है ना, एक अच्छा फील होता है, मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, मैं आंतरिक रूप से प्रेरित होता हूं। जैसा कि ना तो मैंने किसी से पैसे ले रखे हैं, फिर भी मैं बहुत पंक्चुअल रहता हूं कि मुझे क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, क्या क्या टाइम पे पढ़ाना है, कितने कोर्सेज कराने हैं और कितनी चीजें वैल्यूएबल करनी है, कितनी क्वालिटी देनी है। तो ये आंतरिक रूप से प्रेरित होकर के ही एक चीजें संभव हो पाती हैं, ठीक है ना। केवल बाह्य रूप से होता तो मैं छोटी छोटी कट वीडियो लिया था, फला हो गया, ये हो गया, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये सारे काम करता मैं, ठीक है, तो उसे बाह्य प्रेरणा बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आंतरिक रूप से प्रेरित होना और बाह्य रूप से प्रेरित होना क्या होता है। पुरस्कार और बाह्य भौतिक चीजों से लालच में आकर के कोई काम करना बाह्य प्रेरणा होती है, ठीक है ना। तो ये जो बच्ची है सुजाता, ये केवल इसलिए काम कर रही है कि उसे नगद इनाम मिल जाएगा, कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे और पुरस्कृत की जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो आंतरिक हो नहीं सकता, ये आपकी बाहरी रूप से प्रेरित हो रही है, तो बिल्कुल बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महारत तो बिल्कुल ही नहीं है, फेलियर, उसे डर, फेल होने का भी डर नहीं है, ठीक है ना। वैसे मैंने थ्योरी में ये चीजें डिटेल में समझाया है, अभी और अगर क्वेश्चन आते हैं तो इन पे भी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। अभी महारत का क्वेश्चन मैंने ले रखा है तो समझा दूंगा। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। फिर से पढ़ देता हूं। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए, तो वैसे भी नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। अगला क्या कह रहे हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता को नजरअंदाज करना चाहिए, नहीं नजरअंदाज करना चाहिए, हमें उनका ध्यान देना चाहिए कि इसको क्या नीड है, उस हिसाब से हमें इसको फोल्डिंग करना चाहिए। कह रहे हैं भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। बिल्कुल, आपको ये मानना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने आप में भिन्न है, ठीक है ना, अलग है, सबके सोचने की, सबके चलने फिरने की, सबके अपने कैरियर को चूज करने की, लाइफ में आगे बढ़ने की, हर एक व्यक्ति अपने आप में क्या है, अलग है, ठीक है ना। तो ये प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में हमें मानना चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव है, ये आंसर हो सकता है हमारा। कह रहा है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना, सबके लिए। देखिए, समावेशन ये कहता ही नहीं है कि आप सबको एक जैसा पढ़ाओ, ठीक है ना। तो आपका जो सबसे पॉजिटिव मुझे आंसर लग रहा है, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, और यही आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, जीन पियाजे की बात है यहाँ पे, वाइगोस्की की बात नहीं है, पियाजे जी के कहना है कि समाज से थोड़ा हटके बातें कर रहे थे ये, ठीक है ना। ये कह रहे थे कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जा सकता है। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान जो है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जा सकता है। तो ये थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। अभी देखते हैं ऑप्शन अलग आगे के भी देख करके। कह रहे अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, नहीं, ये गलत है पूरी तरीके से। कह रहा अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत, ये तो देखिए मोर नॉलेजेबल अदर इन्होंने नहीं कहा था, ये भी आपका गलत हो जाता है। एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जाता है, ये भी गलत हो जाता है। आपका जो सबसे सही आंसर है वो ए ही है, ठीक है ना, ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए क्या कहना है, क्योंकि पियाजे जो है वो पर्यावरण के खिलाफ थे, उनका मानना था कि बच्चा जो है कुछ ना कुछ लेकर के पैदा होता है, उसके पास अपने खुद के कुछ नॉलेज होता है जब वो स्कूल में आता है, पूरी तरह से वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड नहीं होता है। तो वो वही कह रहा है पहला ऑप्शन कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय भी बच्चा क्या करता है, द्वारा निर्मित किया जा सकता है। टिप बिल्कुल सही है। ये किसकी बात थी, पियाजे की। समाज और पर्यावरण के सपोर्ट में अगर बात आएगी तो वो वाइगोस्की जी की होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ आ गए होंगे ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन, असेसमेंट क्या होता है। प्रगतिशील अगर कोई कक्षा है तो उसमें
असेसमेंट क्या होती है? तो देखिए डायनेमिक होती है, याद रखना, गतिशील होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं होता, समेटिव नहीं होता, नॉर्मेटिव नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कि आकलन प्रगतिशील कक्षा के आकलन कैसा होता है? गतिशील होता है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, आप थोड़ा स्पीड में हम करेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा ब्लर लग रहा है, डोंट वरी, मैं पढ़ देता हूं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्रत्यक्ष जानकारी के अर्थ निर्माण और इस स्मृति में आगे संग्रहित करना आवश्यक है? कह रहा है, फिर से मैं पढ़ता हूं एक बार, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण, ठीक है, वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करना आवश्यक है? तो आप अगर प्रत्यक्ष निर्माण करना चाहते हैं ज्ञान का और आगे भी उस ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अटेंशन देना पड़ेगा, यानी कि ध्यान देना पड़ेगा। कह रहा है ये तो गलत है, प्रतिपूर्ति गलत है, भूलना ये भी गलत है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन आप देख के जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। एग्जाम में आप ऑप्शन तो एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंता करना चाहिए। बिल्कुल, आपको खुद चिंतित होना चाहिए। कल को आप टीचर बन जाएंगे, आपके दिमाग में अगर कुछ मतलब गर्ल्स और बॉय को लेकर के कोई धारणा है या जाति और समाज को लेकर के कोई धारणा है, किसी भी चीज के लेकर के कोई धारणा है, तो आपको पूर्वाग्रहों से चिंतित होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सही बात है। आगे क्या कह रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। बिल्कुल चिंतनशील होगा तभी तो ये काम कर पाएगा, अपने बारे में पूर्वाग्रहों से वंचित हो पाएगा, छोड़ पाएगा पूर्वाग्रह से जो पीड़ित है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अच्छा, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। हाँ, यहाँ पे जो दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी करता है, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से आपका कथन कारक का आ गया। मैं हिंदी पे केवल लगा देता हूं, पूरा ऑप्शन एक साथ आपको दिखे। यहां पे आपसे कह रहा है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों की अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। फिर से पढ़ता हूं, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, समस्याएं आती है तो हमें बहुत सारे रास्ते भी मिलते हैं। कारण क्या करें, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, यह भी सही बात है। लेकिन मुझे यह बताओ, इस वाले स्टेटमेंट में और इसमें कारण में कुछ भी कॉमन दिख रहा है? यहां कह रहा है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से बच्चे को अधिगम में जानकारी प्राप्त करने के लिए रास्ता मिलता है, ठीक है भैया अपने आप में। दूसरा ये कह रहे हैं कि विकास की बात कर रहे हैं अब, डेवलपमेंट की, ठीक है ना। वहां तो समस्या समाधान की बात कर रहे थे, यहां डेवलपमेंट अपेक्षाकृत व्यक्तियों में अनुक्रमिक होता है। हाँ, तो ये भी सही है, लेकिन इन दोनों का कोई व्याख्यान से रिलेटेड कोई बात नहीं करेगी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ऑप्शन आपको शायद बी पे दिया होता है, बोथ आर करेक्ट बट नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अपठन वैकल्य मतलब डिसलेक्सिया एक स्थिति है, खाली स्थान स्थिति है जो शिक्षार्थियों की खाली स्थान की क्षमता को प्रभावित करती है। भावनात्मक है क्या? नहीं, इमोशनल नहीं होता डिसलेक्सिया, ठीक है ना। तांत्रिक न्यूरोलॉजिकल है, बिल्कुल सही है। और ध्वनियों के प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ नहीं पाता, ये बिल्कुल सही है। देखिए अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है, पहली बात तो ये न्यूरोलॉजिकल होता है। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चा क्या करेगा, ना को म पढ़ लेगा, अक्षर के चित्र को देख करके इसके ध्वनि के साथ मैच नहीं कर पा रहा है। यही तो कह रहा है, ध्वनियों को प्रतीकों से चिन्हों के साथ जोड़ने में उसे दिक्कत होती है। तो बिल्कुल सही बात कर रहा है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। शारीरिक सामाजिक ये तो कुछ है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दे रखा है, क्या है ध्यान से पढ़िएगा जरा। यहां आपसे कह रहा है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों की संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने की क्षमता बनाना चाहता है। फिर से मैं पढ़ता हूं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों की संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करने
मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। देखिए क्वेश्चन पॉजिटिव है, आपसे पॉजिटिव वे में आंसर चाहता है, तो आपको देखना है कि पॉजिटिव का आंसर कौन सा है, नेगेटिव को आपको एलिमिनेट करना है। कह रहे छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करना, बिल्कुल नेगेटिव है, तो काट दीजिए। अगला कह रहा है विद्यार्थियों से बहुविकल्पी प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी कराना, यह भी गलत है, ठीक है ना। अगला कह रहा है विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। अगला ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है छात्र, देखिए ये भी उतना पॉजिटिव नहीं है, काट दीजिए। अगला ऑप्शन में आपसे बढ़िया कह रहा है छात्रों को छोटे छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने के दे, अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने के दे। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप चाहते हैं कि समाज और बच्चे एक दूसरे के साथ जुड़े और संकल्पना करें, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को चर्चा विचर्चा करने को कहोगे ना, कि बच्चा आप 4-4 5-5 लोग बैठ जाओ और बात करो समाज पे कि ये होना चाहिए। बाद में उसको क्लासरूम में रखे, उसका प्रत्यक्ष आप क्या करोगे, अपना अपना व्याख्यान दो कि क्या है, सही है, क्या किसने क्या निर्णय लिया, क्या सीखे आप लोगों ने। तो ये तो बड़ा अच्छा काम है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चे का तर्क कानून की नैतिकता को इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है ना। अच्छा फिर से पढ़ता हूं, ठीक है। कह रहा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये देखिए पारंपरिक नैतिकता की बात करते हैं, ठीक है ना। कन्वेंशनल मोरालिटी जब होती है, देखिए इन्होंने क्या दिया था नैतिकता का, कि बच्चा क्या होता है, नैतिक दुविधा में होता है कई बार, जैसे गुड गर्ल बैड गर्ल का हमने बताया था, और कानून से डरने और सजा का व्याख्यान किया था। इन्होंने 6 स्टेप्स दिए थे कोहलबर्ग ने, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कब जो कानून की बात आई थी, इर्द गिर्द कब आता है, जब वो पारंपरिक नैतिकता पे आ जाता है, ठीक है ना, तो घूमता है। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पूर्व पारंपरिक पे नहीं होता है, और विषम नैतिकता बिल्कुल गलत है, स्वायत्त ये भी गलत है, ठीक है ना। तो आपका जो सबसे सही आंसर है यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। यहां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। आपको नेगेटिव आंसर पकड़ने हैं अपने, पॉजिटिव नहीं। कह रहा है विविध दृष्टिकोणों का समावेशन, ये तो समावेशन के लिए, समावेशी कक्षा के लिए पॉजिटिव है, अलग अलग लोगों को लेके आना। अगला क्या कह रहे हैं, उचित समावेशन का पालन करना, ये भी पॉजिटिव है। अच्छा तो ये तो पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। अगला कह रहा है विभेदित निर्देश देना, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगला कह रहा है कि प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, कि भैया कंपटीशन करवाना, ये नहीं होता समावेशी का मतलब। यहाँ पे डी करेक्ट है, मतलब गलत है, तो यही सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये लगता होगा अगर लाइव क्लासेस होता तो शायद इतने क्वेश्चन इतने कम टाइम में नहीं हो पाते। मैं ऐसा फील कर पाता हूँ कि आप लोग ये भी फील करते हैं कि जितने कम टाइम में इतने क्वेश्चन को मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, शायद लाइव में इतना नहीं हो पाता होगा। आप लोग तो और भी जगह पढ़ते होंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते हैं पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि देखिए पोर्टफोलियो की मैं अगर बात करूं, पोर्टफोलियो बच्चे के लिए बड़ा ही पॉजिटिव होता है, बच्चे के संज्ञान के लिए। मतलब पोर्टफोलियो एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें बच्चे के सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, उसने क्या अटेम्प्ट किया, कितने एग्जाम्स दिए, कितना रिजल्ट आया, और वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, सब कुछ डेटा रखा जाता है इसके अंदर, ठीक है। ये पोर्टफोलियो होता है, हर एक बच्चे का अलग अलग पोर्टफोलियो होता है। तो ये कह रहे हैं रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि कह रहा है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी कुछ पॉजिटिव लग रहा है, इसका कूट है क्या, देखें जरा। हाँ अच्छा सॉरी, तभी तो ये समझ रहे, क्योंकि इसके 2 आंसर मुझे सही दिख गए, नीचे कूट भाषा में दे रखा है, अब सब दिख जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है वे मूल्यांकन के प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। हाँ तो सही बात है, शामिल करते हैं ये, क्योंकि उसमें नाम होता है, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं कि वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मैंने बताया हर एक बच्चे का डेटा होता है, ये भी सही है। कह रहे वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते नहीं भैया, अंतिम केवल रिजल्ट की बात नहीं करते कि सालाना या छमाही रिजल्ट क्या आया, तो ये तो नेगेटिव हो गया। अगला कह रहे हैं कि वे छात्र अधिगम
अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। वे छात्रों के अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, ये भी सही है। वैसे जहां जहां सी दिख रहा है वैसे ही काट दीजिए। आपका ए और डी तो नहीं, बी भी सही है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जिसमें ए बी डी तीनों सही है, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए, क्योंकि देखिए आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर तो समझ पा रहे होंगे कि पोर्टफोलियो होता क्या है, ये अगर समझ आ गया होगा। अब थोड़ा जल्दी करूंगा, टाइम काफ़ी हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक महारत, देखिए आ गया, महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। देखिए महारत लक्ष्य अभिविन्यास से मतलब होता है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो करके अपने अंदर कमियों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे करके आगे बढ़ें, ये होता है। कौशल सीखें अपनी लाइफ में, ठीक है ना, कुछ क्रिएटिव करें, ये होती हैं, इसे बोलते हैं महारत हासिल करना। और एक होता है कि प्रतिस्पर्धा या बाहरी आलंबन, दूसरों को कुछ लालच, भौतिक लालच देख करके काम करना, वो नहीं होता। यहां कह रहे हैं निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है आपका कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, देखिए प्रतिस्पर्धा आगे महारत नहीं होता, ये गलत हो गया आपका। कह रहे हैं किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, बिल्कुल सही है। आप कोई काम कर रहे हैं, अपनी कौशल और समझ को अगर सुधार करके आगे बढ़ते हैं तो यही बोला जाता है महारत हासिल करना, ठीक है ना, महारत लक्ष्य। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। फिर से देखते हैं अगला, कह रहे हैं बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड, ये भी नेगेटिव हो गया। आगे क्या दे रखा है, अपमान और डर की असफलता की वजह से, ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो आप सोचिए, वैसे ही नहीं कहते कि लोग, आपने सुना भी होगा कि बहुत बड़ा महारथी है, महारत हासिल कर ली है, तो ये पॉजिटिव वे में होता है, रटना वगैरह नेगेटिव होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, थोड़ा स्पीड में कराते हैं क्वेश्चनों को। आगे आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। बताइए, अगर आप चाहते हैं आपका क्लासरूम एक प्रगतिशील है तो आपके बारे में क्या चीजें इसमें अच्छी लिखी गई हैं, वही कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला है, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है क्या। टीचर सेंटर तो कुछ नहीं लेना है हमें, गलत है। कह रहा है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है, हाँ ठीक है, और आवश्यकता पड़ने पे आलंबन भी प्रदान करता है, ये सबसे अच्छा आंसर होता है। टीचर को इतना ही वैल्यूएबल दिया जाता है एक प्रगतिशील कक्षा में कि हम आपको क्या करते हैं, एक रास्ता दिखा देते हैं, आपको जरूरत पड़ने पे एस्केप फोल्डिंग दे देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी आप पढ़ सकते हैं, ये नेगेटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में, थोड़ा नीचे कर देता हूं, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है ना। सोचो, अगर कोई पत्रिका निकलती है, कोई किताब है, कोई न्यूज़पेपर है, मीडिया है, उसमें अगर ये पूछा जाता है कि फला गेम में लड़कियों ने कितना जो है मेडल हासिल किया, लड़कों ने कितना हासिल किया, इस तरह के अगर क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न पूछने जाते हैं, किसको प्रोत्साहन मिलता है इससे क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता पे सवाल उठाना होता था। बिल्कुल सही है। अगर आप ये देखेंगे कि कल को कि ये देखा जाएगा कि लड़कों ने इतने गोल्ड हासिल किए, तो आप तुरंत कहेंगे कि आप ये कैसे न्यूज़ दे रहे हैं, लड़कों ने ही थोड़ी किया, लड़कियों ने भी किया। तो ये क्या करता है, जेंडर रूढ़िवादिता पर सवाल उठाता है कि आप लड़के और लड़कियों में भेद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। जेंडर स्थिरता नहीं होगा, जेंडर पहचान नहीं होगा, और डिसकरेंसी के जेंडर भी नहीं होगा, जेंडर भूमिका नम्यता भी नहीं होगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अब थोड़ा मैं और स्पीड में चलूंगा, ठीक है। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, यहां कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता खाली जगह के द्वारा विकसित होती है और विद्यार्थियों को खाली जगह सीखने में सक्षम बनाती है। तो देखिए ये कहां होती है, क्या सीखने में सक्षम बनाती है, यहां पे देखिए मानने की क्षमता के द्वारा विकसित होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक, जब अगर मूर्त हो गया तो आप एक्स मान के क्या करेंगे, जैसे अलजेब्रा में कभी मानते हैं ना कि माना इसकी वैल्यू एक्स है, तो ये तो मूर्त हो गया, तो प्रत्यक्ष दिख गया, तब क्या मान के करोगे आप। दूसरा कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए संरक्षणात्मक क्रमबद्धता नहीं है। अगला कह रहे हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बीजगणित और गणना, ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे फिर से पढ़िए इसको,
जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के द्वारा विकसित होती है और विद्यार्थियों की बीजगणित और गणना सीखने में सक्षम बनाती है। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए, औपचारिक तरीका है यहां पे। अगला बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ता है कि अरे बाप रे क्या हो गया, ऐसे पकड़ता है। आंखों को बार बार रगड़ता और मूदता है, रगड़ना चाहता है, हरदम ऐसे ऐसे करता है, दिख नहीं रहा है ऐसे। तो आंखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होता है, या किससे संभावित लक्षण हो सकते हैं। तो सिंपल सा दिख रहा है कि उसको क्या होगा, विजुअल प्रॉब्लम होगी, दृष्टि संबंधी समस्या होगी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो बहुत ही आसान था, ठीक है ना। आगे बढ़ चलते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से देखिए, आपके सामने मैं हिंदी पे लगा दिया। यहां पे आपसे कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में, अभी कथा नहीं है ना, हाँ, कह रहा है एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, अगर आप जो सीखना चाह रहे हैं, जो आपका टारगेट है, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ जो रणनीति आपने शिक्षण ग्रहण करने की बनाई है, उसके साथ साथ आपको आकलन मतलब असेसमेंट पे भी काम करना चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण क्या कह रहा है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोणों और मूल्यांकनों के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। नहीं, सभी की बात आ गया तो ये तो गलत हो गया, कोई भी काम सभी के लिए नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है आपका, मुझे तो केवल ए सही लग रहा है, बाकी ये गलत लग रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए सही, आर गलत। कहाँ है ए सही लेकिन आर गलत है, जो कि सी ऑप्शन पे है, ठीक है ना। ये मूल्यांकन करने का वकालत करना सभी के लिए नहीं, ये गलत है, ठीक है ना। तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, अगला ऑप्शन ये देखिए। अगला देखिए, आपसे कह रहा है लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे खाली जगह के साथ अंतःक्रिया करके अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूरभिमुख, ठीक है, विकास के क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। तो खाली स्थान में कह रहे हैं, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे, देखिए क्या होता है, लेव वाइगोस्की ने कहा था कि जो कोई भी प्रॉब्लम बच्चों के जोन ऑफ जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में अगर आता है तो बच्चा उस चीज को सीख सकता है। कब, जब अगर उसको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए, MKO जिसको बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, कोई मिल जाए जो उससे ज्यादा जानता है, वो उसको सपोर्ट करेगा तो बच्चा सीख जाएगा। यही वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ खाली स्थान पे आपका आ जाएगा MKW मतलब MKO, मोर नॉलेजेबल अधिक, और क्या हो जाएगा, और जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर आए, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए, मैं थोड़ा थक गया हूं, अब जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी भी हो चुकी होगी। अगला आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है, ठीक है, और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी भी हो रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो ध्यान नहीं लगा पा रहा है, कह रहे हैं कि छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य दें। अरे नहीं, ये सब गलत है। कह रहे हैं छात्र को सख्ती से, सख्ती वर्ड देखते ही काट दो, अपना अवधान अवधित करे, गलत है, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। बिल्कुल ये सही है। आप उसे कहो कि बेटा आप खुद पे काम करो, स्वनियमित खुद को करो, अपने नियम के हिसाब से करो, एक टाइमर का इस्तेमाल करो, इन चीजों से उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से इसको भी पढ़िएगा, ठीक है ना, काफी क्वेश्चन हो गए हैं। कह रहा है छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनके अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव और और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। बिल्कुल सही है। अगर आप कोई बच्चा क्या है प्रदर्शन कर रहे हैं और स्कूल में मतलब भावनात्मक रूप से जुड़ा रहे और उसे लगता है कि मैं क्लासरूम में हूं तो मेरी कोई वैल्यू है, तब तो ये तो पॉजिटिव बात है, ठीक है। कारण क्या कह रहा है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। बिल्कुल
अगर आप भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ते हैं, जैसे सीखने में भी और सिखाने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे मैं आप लोगों से अगर अच्छे तरीके से भावनात्मक रूप से जुड़ा रहूं बिना किसी स्वार्थ से, तो मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा। और अगर आप भावनात्मक रूप से जुड़े हैं कि बिना स्वार्थ भाव से कि सर की क्लास आई है, मुझे देखना, सर अच्छा पढ़ाते हैं, अरे मुझे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, तो एक भावनात्मक अगर जुड़ाव है तो आप अच्छा सीखेंगे भी, ठीक है ना। तो ये यही कह रहा है, तो बिल्कुल इसको व्याख्या कर रहा है और दोनों सही भी हैं अपने आप में, तो आपका ए ऑप्शन बिल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। मतलब संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत कौन सा है। आपके ऑप्शन है, शिक्षकों के छात्रों के प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, कुछ हद तक सही है। कह रहा अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों को सही उत्तर पुष्टि, नहीं केवल डायरेक्ट, तभी अधिगम थोड़ी होगा कि जब डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करा दो, कुछ समझाना वही तो पड़ता है, ये गलत हो गया। अगला कह रहे हैं छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के साथ माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये और भी पॉजिटिव लगा मुझे। अगला क्या कह रहे हैं, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। अधिगम निष्क्रिय होता ही नहीं, यही गलत है। जिसमें सूचना प्राप्त किया, याद रखना गलत है, ठीक है ना। और ये क्या कह रहा है, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। केवल पूरी तरीके से सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर देना चाहिए, ये भी आपको एक तरह से नेगेटिव लिया जाएगा। सबसे पॉजिटिव आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। जब बच्चा पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, तो वो संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत माना जाता है, ठीक है ना। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, अभिकथन आपको दे रखा है, पढ़िए। कह रहा है एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। ये भी अपने आप में सही है, जरूरत के हिसाब से आप अपने हाथ हटाते रहो, ठीक है ना, कि आप चला ले रहा है साइकिल, वो वाली बात है। कारण क्या कह रहा है, यहां पे अगला कह रहा है कि बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। बिल्कुल सही है। बुद्धि, अगर किसी बच्चे का मानसिक या बुद्धि को, आईक्यू को बुद्धिलब्धि की गणना करके आप सटीक तरीके से नहीं मान सकते, ये भी सही है। लेकिन मुझे बताओ, दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या। यहाँ पे तो बुद्धि की बात करी जा रही है, यहाँ बच्चे के सीखने या उसको कितना सिखाना चाहिए उस पर बात करी जा रही है। तो यहाँ आपका जो दोनों ही सही है, लेकिन व्याख्यान वाला नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्टली एक्सप्लेन। देखिए दोनों सही है, नॉट वाला ये आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। तो सामाजिकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कह रहा है एक रेखीय प्रक्रिया है क्या। सामाजिकरण क्या एकदम लाइन टू लाइन आप सीखते जाते हो क्या, नहीं, रोज कभी अच्छा सीखते हो, कभी गलत सीखते हो, कभी गिरते हो, कभी खड़ा होते हो, कभी कोई आपको धोखा देके जाता है, कभी आपके साथ कोई अच्छा करके जाता है। तो अलग अलग तरीके से आप चीजें सीखते हो, एक रेखा में, एक नहीं लीनियर वे में नहीं सीखते हैं। तो पहला ही आपका कट गया। तो जहां जहां ए है वो ऑप्शन उड़ा दो आप, दो ऑप्शन तो कट गए आपके। बी कह रहा है एक जटिल प्रक्रिया है। हाँ भाई है, सामाजिकरण इतना आसान नहीं है, जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो ये आपके आंसर में आ सकता है। सी आपसे कह रहा है एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ये भी आ सकता है आपके आंसर में, सही बात कह रहा है। कह रहा है यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, सही बात है। हर एक बच्चा, हर एक इन्वायरमेंट का, हर एक संस्कृति का बच्चा अलग तरीके से सामाजिकरण का धारण करता है, तो ये भी सही है। तो बी सी डी आपका आंसर हो जाएगा। कहीं दे रखा है बी सी डी आपको तीसरे पे दे रखा है, जो कि करेक्ट हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपसे क्या कहना चाह रहा है। अभिकथन है, फिर कारण है, पूरा लगा देता हूं, पढ़िए फिर आप, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, थक गया मैं। देखिए काफ़ी मेहनत हो जाती है आपको क्लास, इतनी बड़ी क्लास अरेंज करना, फिर उसको अच्छे से समझाना, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जो लोग क्लास में बने हैं वो लोग सारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगला आपसे अभिकथन में कह रहा है वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, ठीक है।
ये भी अपने आप में सही कह रहा है कि वह कोई उद्देश्यात्मक या निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। ये तो सही है कुछ हद तक। फिर वाले देखते हैं आगे क्या कह रहा है। विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, ये भी सही है, लेकिन इनके व्याख्या से रिलेटेड तो कोई बात नहीं करी है। यहाँ डेवलपमेंट की बात करी गई है। यहाँ कह रहे हैं कि वह कोई उद्देश्य या उद्देश्यात्मक या निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता हो। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इसका जो मुझे लगता है आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए, बोथ आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनिंग। ठीक है ना, सही व्याख्या नहीं करता। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगर देखिए किसी क्वेश्चन में ऑप्शन इधर उधर हो जाता है, देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं तो किसी में सिली मिस्टेक आ सकता है। वैसे मैं बहुत वेरीफाइड लाता हूँ, हाँ पहले, पर आप लोग उसको जांच पड़ताल के बाद ही कमेंट करना। मैंने कल देखा है साइंस की क्लास में कुछ बच्चों ने जबरदस्ती के क्वेश्चन को बता रहे हैं कि इसका आंसर ये होना चाहिए। अरे जरूरी नहीं है कि आपके जो रट गया है वही सही हो। एक बच्चा तो इस पे अड़ा हुआ था, वो कह रहा है कि गति जो ऊर्जा जो होती है वो 2mv² होती है। ये बताओ कहाँ सही हो सकता है? आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहिए कि हाफ कहीं पे भी दिख रहा है आंसर में तो हाफ आएगा ही आएगा। गतिज ऊर्जा की चर्चा हुई है तो आप पहले खुद एनालिसिस कीजिएगा कि जो आप कमेंट कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन पे उंगली उठा रहे हैं, क्या सच में वो गलत है, तभी आप बताइए। पहले खुद भी थोड़ा एनालिसिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। पर आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हो आप लोग, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। कह रहा है एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संपत्ति के विषय को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश वाला देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं। कह रहा है एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक, ठीक है, प्राइमरी का कोई टीचर है, छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कब? पहला कह रहा है सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। गलत बात है, बहुत कम, ये जोड़ देना गलत हो गया। कह रहा है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना, यह भी गलत हो गया। कह रहा है छात्रों को स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, यह बिल्कुल सही है। रिवार्डिंग ऑटोनॉमी एंड, यहां पे इस तरीके की स्वायत्तता को पुरस्कृत करना, यह बिल्कुल पॉजिटिव है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना। क्यों कम उम्मीद रखोगे? सबसे बराबर की उम्मीद आप रखोगे, ठीक है ना। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम थोड़ा स्पीड कर लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। मतलब कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों को देखिए समालोचनात्मक या रचनात्मक चिंतन को अगर आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो बच्चों से आप डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन पूछिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए जिसका कि कई सारा उत्तर हो, एक आंसर फिक्स ना हो, वो क्वेश्चन पूछो आप, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। इसके लिए बच्चे बहुत सारे आंसर देंगे, यही आपका सही आंसर है, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है। आगे बढ़ चलते हैं, अब मैं थोड़ा स्पीड करूंगा। कह रहा है समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। कह रहा है प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों स्वीकार कर लोगे? प्रमाण तो जरूरी होता है। देखिए किसी भी चीज का अगर आप समालोचना चिंतन करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके पास साक्ष्य होने चाहिए, प्रमाण होने चाहिए, ठीक है ना। सुनियोजित तरीके से मूल्यांकन उसका किया जाना चाहिए। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, पर आगे ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। गलत है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। उपेक्षा नहीं कर सकते प्रमाणों की। गलत है, ये सारे गलत है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड, पेन के लिए चलना है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। यहां आपसे कह रहा है समावेशी शिक्षा में क्या शामिल होता है। तो समावेशन में क्या शामिल होता है देख लेते हैं हम लोग। पहला कह रहा है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या। देखिए मानक नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड करिकुलम सबके लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो नेगेटिव हो गया, स्टैंडर्ड वाला गलत हो गया। कह रहा है विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथककरण। फिर देखिए पृथककरण व वर्गीकरण, ये भी नेगेटिव हो गया, ये आंसर में नहीं होगा। फिर कह रहे विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यवसायिक, ये भी गलत हो गया केवल वर्ड से। कह रहा है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप, ठीक है ना, परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन लाना, ये सबसे अच्छा है किसके लिए? समावेशी शिक्षा के लिए, ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब थोड़ा स्पीड में करते हैं, जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दे रखा है
बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर, भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेओ के दृष्टिकोण में भिन्नता थी। बिल्कुल भिन्नता थी, ये मैंने 2 बार बता दिया आप लोगों के। जीन पियाजे और वाइगोस्की जी बिल्कुल अलग सोच के थे, ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और शिक्षार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करता है, करने के लिए उन्मुख है। ये भी सही है, ठीक है ना, ये तो सही है। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करता है, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे इससे कोई रिलेशन तो नहीं है, ठीक है ना। ये सही परंतु आर गलत, ऐसा नहीं है। ये सही परंतु आर सही, मुझे दोनों ही सही रख रहा है, लेकिन इनकी कोई व्याख्या करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। फिर से अभिकथन पढ़ लेते हैं। कह रहा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर, भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। बिल्कुल सही बात है, भिन्नता तो है। फिर कह रहे हैं दूसरा कारण क्या दे रहे हैं कि खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है, विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करता है, ये भी सही है। लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप ये कहोगे कि व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक है, सही, परंतु आर ए सही व्याख्या नहीं करता है। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। मैं थोड़ा इसको फिर से पढ़ता हूं। देखिए अब लास्ट में आते हुए मैं थक जाता हूं, क्योंकि मैं बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं। यहां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। पहला कह रहा है, देखिए कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। मेन तो ये जानना चाह रहा है आपसे। कह रहा है समझ में अग्रवर्ती गहनता होती है। बिल्कुल, जो प्रतिभाशाली होते हैं वो समझने में तेज होते हैं। सीखने की गति होती है इनके अंदर, ये भी सही है। कह रहा है समझ के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, नहीं, ये जरूरी नहीं होता है। जो टैलेंटेड बच्चा दूसरे पे क्यों होगा। फिर कह रहे हैं शारीरिक विकास की तेज होती है, नहीं, शारीरिक विकास से ज्ञान का कोई मतलब नहीं होता। शरीर छोटा बच्चा हाइट में कम रह गया, लेकिन दिमाग से बहुत तेज होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी, जो कि दे रखा है आपको डी पे। डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपसे कह रहा है कि श्रवण बाधित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा सुनने में दिक्कत है उसको, तो उसको बोलने में भी दिक्कत होगी। मतलब वो सही से जवाब नहीं दे पाएगा, लोगों से संवाद सही से नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। उसे समझ में नहीं आया सामने वाले ने क्या पूछा, तो बातचीत में उसे दिक्कत होगी। पहला ऑप्शन कह रहे हैं श्रवण बाधित बच्चे को प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता में प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, धड़ाधड़ से जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं में समान जबकि में भिन्न होती हैं। तो इसके देखिए समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की जो अपेक्षाएं होती हैं वो समायोजन में समान होती हैं, समायोजित हो जाती है बहुत आसानी से, ठीक है ना। लेकिन जबकि संशोधन में भिन्न होती हैं, संशोधन करने में भिन्न होती हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपसे कह रहे हैं कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो नेगेटिव आपको पकड़ना है। कह रहा है ज्ञान परिपक्व व्यक्तिपरक होता है, यह सही बात है, ज्ञान व्यक्तिपरक होता है। कह रहा है शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, यह भी सही है, तो आंसर नहीं होने चाहिए। अगला क्या कह रहे हैं कि प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता, यही गलत है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कभी भी आप अगर चाहते हैं बढ़िया बच्चा पढ़े तो आप बाहरी रूप से उसे कभी भी प्रेरित नहीं करेंगे, आंतरिक प्रेरित करेंगे। अगला आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन आपके सामने दे रखा है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर बच्चों के अंदर ये चीजें हैं कि तुम फला जाति के हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो इस चीज को तोड़ने के लिए हमें एक टीचर के रूप में ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। कारण कह रहे हैं कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहन भी है। यहाँ पे प्रोत्साहन के कुछ आत्मचिंतन से कहा था क्या, शिक्षकों को विद्यार्थियों के विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़िवादित
के तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये भी सही है, दोनों सही हैं। अब मुझे आप लोगों को ये होमवर्क में बताना है कि क्या इसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोनों ही सही है, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर करोगे कि HW का आंसर क्या है वो लिख करके आप आंसर कर देना। अगला देखिए, कह रहा है महारत यानी कि निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर होता है। तो बताइए, महारत हासिल करना और निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन केवल दिखावे के लिए काम करना, क्या अंतर होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है महारत लक्ष्य विफलता से बचने के पर केंद्रित होता, नहीं, महारत इसलिए नहीं होता कि फेल होने के डर से नहीं होता, ये गलत है। अगला कह रहा है कि महारत लक्ष्य अपने कौशलों और कार्य की क्षमता में सुधार करने पर केंद्रित होता है, ये तो सही है। कह रहे जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए केंद्रित होता है। ये प्रदर्शन, ये दिखावे का काम हो गया कि मुझे इतने नंबर मिल गए, मुझे ये ग्रेड मिल गया, मुझे इतने पैसे मिल गए, मुझे गाड़ी मिल गई, ठीक है ना। ये बाहरी होता है, जो कि महारत वो होता है जिससे अपने अपने के कौशल में सुधार करके आगे बढ़ा जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है भाई बहन के रिश्ते यानी कि रिश्तों, ऑप्शन दे रखा है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और या बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बिल्कुल सही है। जो भाई बहन का एक रिश्ता होता है ना, वो माँ बाप से भी अलग होता है, दोस्त यार से भी अलग होता है, समाज से भी अलग होता है। जब बचपन में हम भाई बहन साथ रहते हैं ना, तो बहुत कुछ समाजीकरण की चीज़ें सीखते हैं कि हमें कैसे बात करनी चाहिए, हमारी दोस्त ने क्या कहा, उनकी दोस्त ने क्या कहा, ये सारी बातें चीज़ें होती हैं। तो ये बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। बाकी के ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्पीड करा देता हूँ सारे क्वेश्चन ताकि देख लिया जाए। कह रहा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके सामने अभी कथन दे रखा है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफी भिन्नताएं मौजूद होती है। बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट में हर एक बच्चा अपने हिसाब से डेवलप होता है, अलग विकास जो होते हैं भिन्न होते हैं, ये तो सही है। फिर कह रहे हैं विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, ये सही है और सही व्याख्या भी करता है। दोनों सही है, व्याख्या करता है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है दोनों सही और सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है, डेवलपमेंट के किस सिद्धांत को दर्शाया गया, कथन दे रहा है। कह रहा है जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रह गए हैं। मतलब कि अगर मान लो बचपन में आप इंग्लिश नहीं सीख पाए हैं और आप क्योंकि आपको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा दिया गया, तो आप वंचित रह गए उन चीजों से, तो उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो आप देखिए अगर बचपन में जो लोगों ने हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा उनकी इंग्लिश थोड़ी वीक रहती है, ठीक है ना, तो बाद में उन्हें कठिनाई आती है। तो इससे क्या प्रतीत होता है, इससे ये प्रतीत होता है कि भाषा सीखने का एक कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें अच्छे से बच्चा सीख सकता है, ठीक है ना। तो इससे तो मुझे तो यही प्रतीत हो रहा है, बाकी देखते हैं। पहला कह रहे हैं भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवंशिक पर निर्भर है, गलत। कह रहे हैं भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित होती हैं, यह भी सही है लेकिन उतना आंसर नहीं है। कह रहे विकास व्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, ये गलत है, लेकिन सबसे ज्यादा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। भाषा विकास का एक संवेदनशील काल होता है, ठीक है ना। अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एज होती है, एक समय होता है, टाइम पीरियड होता है कि इस उम्र का बच्चा अच्छे से सीख जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे ना, आप और आपका बच्चा दोनों लोग चले जाओ अमेरिका, आप वहां पे देखोगे ना आपका बच्चा बहुत फर्राटेदार इंग्लिश सीख जाएगा बहुत जल्दी, और लेकिन आप नहीं सीख पाओगे क्योंकि बच्चे की एज है भाषा सीखने की, ठीक है ना। चलिए अगला कह रहे हैं वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहा है को पढ़ना सिखाया जा सकता है। अगर कोई बच्चा पठन वैकल्य से जूझ रहा है तो आप उसको पढ़ना कैसे सिखा सकते हैं, तो उसको आप ऐसे सिखा सकते हैं कि फोनिक्स मतलब एक फोनोलॉजिकल तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से उसे पढ़ाओ कि बेटा ये ए है, आवाज के माध्यम से पढ़ाओ तो वो जल्दी सीख जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी से थोड़ा करा देता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा अब क्लास को एंड करना चाहता हूँ। यहाँ से अगला देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि विद्यार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना
पूरा नहीं किया जा सकता, बिना मानक के हो सकता है, गलत है यहाँ पे। अगला क्या कह रहे हैं कि शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, शिक्षक के पास सही ज्ञान है, ये भी गलत है। फिर कह रहे हैं ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकता है, बिल्कुल सही है। अगर बच्चे को सही चीजें मिल जाए तो वो अच्छा नॉलेज गेन कर सकता है, अपने ज्ञान को बढ़ोतरी कर सकता है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्या कह रहा है जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। कोई बच्चा है जो समस्या समाधान से जूझ रहा है, आप एक टीचर आप कैसे मदद करेंगे। कह रहा है उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करें, ये तो सही लग रहा है। कह रहा है उसे कहकर कि वह समस्या से सुलझाना छोड़ दे, अरे नहीं, मना तो नहीं करोगे। अगला कह रहा है उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित, तो गलत हो गया। उसे उत्तर प्रदान कर दोगे, डायरेक्ट उत्तर प्रदान करना भी नेगेटिव होता है। ए ऑप्शन ज्यादा सटीक है कि आप उसे उत्पन्न क्या करें, मंथन करने के, विचारों उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है ना। अब हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, मैं धीरे धीरे एंडिंग की तरफ ले चलता हूं। यहां कह रहा है माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है। किस पे केंद्रित होगा, सजा और शर्मिंदगी पे नहीं, सहकारी अधिगम पे, कोऑपरेटिव लर्निंग पे केंद्रित होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए रोक करके पढ़ लीजिएगा अगर मैं जल्दी करवा रहा हूं तो। अगला क्या कहना है कि लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास, मैंने बताया वाइगोस्की आते ही आप लोग समाज जोड़ लेना, तो सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, उनका यही मानना था, ठीक है ना। तो ये आपका सही हो जाता है। आगे कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, दुनिया के विभिन्न संस्कृति में व्यापक रूप से भिन्न, उदाहरण देकर समझती हैं कि बच्चों के मन लघु वयस्क मन होते हैं, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करते हैं, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इसका है, ठीक है ना। अब रहने देते हैं, काफी क्वेश्चन हो गया। अच्छा ये भी देख लेते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, मैं रोक रोक करके दिखा देता हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना है पढ़ लीजिए। ये देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछता है, गलत है, पूछ सकता है। शिक्षक से प्रश्न पूछ सकता है, सही है। एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकता है, ये भी सही है। स्वयं से प्रश्न पूछ सकता है, ये भी सही है। तो बी सी डी आपका आंसर हो जाएगा, तो डी सी विल बी द करेक्ट आंसर। जो शॉर्ट में हो रहे हैं उनको जल्दी जल्दी करा देता हूं, कोई बात नहीं है। यहां कह रहे हैं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षा को कहा जाता है और इन्हें सीखा जा सकता है, क्या कहते हैं आप लोग। देखिए कह रहा है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षा को कहा जाता है जेंडर भूमिकाएं, जेंडर स्थिरता, जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है। केवल मध्य बाल्यावस्था नहीं, केवल वर्ड तो वैसे नेगेटिव हो जाता है। जेंडर पूर्वग्रह नहीं कहा जा सकता है, इसका सही आंसर। चलिए अभी आप होमवर्क में कर लीजिए, काफी क्वेश्चंस हैं, अब आगे देख लेता हूं फटाफट से। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैंने थोड़ा सा ना लाइट जो है आंखों पे पड़ती है, थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है। ये क्वेश्चन रोक देता हूं, आप इसको भी पढ़ लीजिए, इसका क्या आंसर होगा फिर मुझे बताइएगा। इसका एक पार्ट और लेके आऊंगा मैं, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको बता दूंगा। इसका तो करेक्ट आंसर हार्वर्ड गार्डनर होते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि अवधारणा की आलोचना की बुद्धि देखी है, डायरेक्ट पूछ रहे, इसका आंसर हार्वर्ड गार्डनर हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन जो हैं उनको रोक देता हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद आप बताइए कि कौन सा इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। अदरवाइज इन सारे क्वेश्चन को इसी पीडीएफ में रहने दूंगा, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस जरूर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए ये भी रोक दिया, ये भी क्वेश्चन है। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं। कितने क्वेश्चन रह गए हैं, ये भी रोक दिया, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यही आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको कराई दूं क्या। कह रहा है अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, विद्यार्थी अच्छा कब सीखेंगे, जब शिक्षक पहले अवधारणा को उनके प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करने के, फिर भौतिक नहीं, गलत है। कह रहे पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में वे विद्यार्थियों को नहीं पता है और फिर उस पर करें, ये भी गलत है। कह रहे पहले अवधारणा पर संपूर्ण रूप से परिचय दें फिर उनकी बारीकियों पर आए, ये सही होता है। कह रहा अधिगम सामान्य सिद्धांत बताता है कि
विद्यार्थी बेहतर तरीके से कब सीखता है। देखिए, अगर आपको मैं अच्छा तभी सिखाऊंगा जब मैं एक आपको सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड एक ओवरव्यू दूं, फिर उसकी बारीकियों पर डिटेल से बात करूं, तो आप अच्छा सीखेंगे, ठीक है ना। तो बीच में 4-6 क्वेश्चन थे जो मैं काफ़ी टायर्ड फील कर रहा हूं, इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के उसका आंसर कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग कैसी तैयारी चल रही है आप लोग कमेंट कीजिएगा। आपको और किन चीज़ों को नीड है उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। आपको पता है महाकुंभ मैराथन हम लोग डेली आपको लेके आ रहे हैं, लगभग 1.5 से 2 घंटे का क्लास ले रहा हूं, जिसमें मैं सोच रहा हूं, देखिए मेरा और कोई उद्देश्य नहीं, मेरा बस यही उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे पास हो जाएं अच्छे नंबरों से, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं रखता हूं, फिर मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।